तो मैं बात कर रही थी कि और कौन सी और क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी ह्यूमिलिटी की, मैं बात कर रही थी क्यूरियोसिटी की, मैं बात कर रही थी कि कोलैबोरेटिवनेस आपके अंदर होना चाहिए, जिन लोगों के साथ एक टीम की तरह आपको काम करना है। आपके अंदर वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। एक कमरे में बंद होके बैठ के पढ़ने से आपका ज्यादा फायदा होगा जब आप एक ग्रुप में बैठते हैं। कोई किसी दिन आप अपने वक्त को जो है निश्चित कर ले, दिन के दिन जैसे शाम को हम 5 बजे से 7 बजे तक मिलेंगे, तो सारे दिन आप लोगों ने क्या स्टडी की है, क्या किया है, उसको आप 5 से 7 डिस्कस करें। ऐसे अगर आप 5-6 लोग डेडिकेटेड लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे तो आपको इससे काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। ना सिर्फ आप अपने लर्निंग को अपने तरीके से कर पाएंगे, बल्कि उस लर्निंग को आप रीइंफोर्स कर पाएंगे, जबकि आपस में जो आपका एक ग्रुप है जिससे बैठ के आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक आज का जमाना ऐसा है कि टेक्नोलॉजी जो है, एवरीबडी हैज टू बी वेल कन्वर्सेंट विद द टेक्नोलॉजी। तो आप कभी भी जैसे आप बड़े बड़े बॉम्ब सेल जैसी चीजें सुनते होंगे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, और ये आप जान लीजिए कि ये सब कोई कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स को इसकी जरूरत नहीं है। हम सबको इंक्लूडिंग मी आफ्टर 26 इयर्स ऑफ सर्विस, हमको भी उसकी जरूरत है, हमें भी वो सीखनी पड़ रही है चीजें। तो आपको जब भी ऐसी कोई चीज या ऐसा मौका मिलता है तो आप कुछ चीजें जैसे डेटा एनालिटिक्स है, जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस है, ऐसी चीजें आपको जब भी कभी मिलता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये फ्री ये कोर्सेस अवेलेबल कराते हैं, तो आप इसको भी साथ में कहीं ना कहीं लेते हुए चलें। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको उस समय यू विल फील लेफ्ट बिहाइंड कि अरे हम कहाँ से आ गए। हमारे वक्त में क्या था, टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था, और जब हम आए थे तो हमें लोटा सिखाया जाता था या वर्ड शुरू हुआ था, तो हमने ऑन द जॉब इटसेल्फ जो हम लोगों ने इन चीजों को सीखा। बट अब अभी के जमाने में क्या हो रहा है कि आपको तुरंत जाके इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। यू आर सपोज टू वेल कन्वर्सेंट विद द टेक्नोलॉजी। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिलता है छोटे मोटे कोर्स करने का, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में आप जरूर रखें कि ये चीजें आपको करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखिए कि अगर आज हमने सपोज आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और हमें उसका मटेरियल आज अवेलेबल नहीं हो पाया, तो हम साइंस पढ़ेंगे, मगर हम अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ये नहीं कि आज अगर मुझे नहीं मिला इकोनॉमी का पेपर तो मैं तो आज नहीं पढ़ूंगी, मैं जाता हूँ थोड़ा तफरीह कर लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। प्लीज इस स्टेट ऑफ माइंड से बचिए। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो हार्ड वायर होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन की लिमिट होती है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। आप जब 60 मिनट्स की जब आप अपने लिए टारगेट रखते हैं तो 60 मिनट्स में आप उसी 60 मिनट्स में 50 मिनट्स पढ़ें, और 10 मिनट जो है या तो आप घूम के आए, कुछ संगीत सुने, या फिर आंखें बंद करके रिफ्लेक्ट करें, सोचे कि ये पिछले 50 मिनट से मैं क्या कर रहा था। आपको लगातार किताबों में आंखें गड़ाए रहने से वो फायदा नहीं होगा जो वो आपको 10 मिनट का रिफ्लेक्शन करेंगे उसमें होगा। और आंखें बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आंखें बंद करेंगे तो आपकी थिंकिंग इनवर्ड चली जाएगी, और आप सोच लीजिए कि भाई 10 बजे मैं पढ़ने बैठा था तो ये 10:50 तक मैंने क्या किया। और यकीन मानिए कि ये टेक्निक आपको आपकी मेमोरी को बूस्ट कर देगी, और जब आप दोबारा उस चीज को आप कभी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में फ्रेश रहेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप 1 घंटे के लिए आपने शेड्यूल बनाया है तो 50 मिनट पढ़े, और 10 मिनट के लिए आप घूम के आए, कुछ नहीं होता। आप किताब खोल के 12 घंटे बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं है। उस 50 मिनट और 10 मिनट का जो फर्क होगा ना, वो आप देखेंगे कि आपको अल्टीमेटली किधर ले जाना है। दूसरी चीज मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी ना किसी तरह का 10 मिनट 15 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वॉक कर लीजिए,
जब आप वॉक पे निकल जाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने साथ अकेले होते हैं। वॉक करने जाइए तो अकेले जाइए, और वहां पे भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आज मैंने सारे दिन क्या किया। और मैं बताऊं आपको कि जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, चाहे वो वॉक करना ही क्यों ना हो, या योगा करना, या मेडिटेशन करना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स हैं, जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में खुशी आती है, हम अच्छा फील करते हैं, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ये सब चीजें हमारे अंदर रिलीज होती है, और ये हमको नई एनर्जी देती है हमारे काम करने के लिए। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम जो हाफ एन आवर, आप इसको जरूर दीजिए। आप संगीत सुनिए, अगले घंटे आप 10 मिनट वॉक करके आइए। तो इस तरह से जो है ना, आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अपनी चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और क्योंकि गांधी जी की बात चली है, तो मैं आपसे आपके क्वेश्चंस लेने के पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, एनसीईआरटी की हर किताब के पहले शुरुआत में एक होता है गांधी जी का जंतर। आप कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप अपनी तैयारी की शुरुआत करें, तब तो आप इसको याद जरूर रखें, और अपनी ताउम्र अपनी जिंदगी में जब भी आपको डाउट आता है या संदेह होता है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप गांधी जी के जंतर को जरूर दोहराएं। और यहाँ पे मैं आपके लिए उसको दोहरा रही हूँ। गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो, डाउट आए, या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तुम्हारा जो ईगो है कि मैं सब कुछ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भले ही कर सकता हूँ कि एबिलिटी मेरे अंदर है या नहीं है, बट मैं कर सकता हूँ, ऐसा होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ। वो कसौटी क्या है? कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा है, उसकी शक्ल याद करो। हम सब देखते हैं, हम सब रोड पे जाते हैं, हमें याद है, हमें चौराहे पे वो व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिखता है या कहीं भी दिखता है, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसका फायदा उस आदमी तक पहुंच रहा है? क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? ये हम सब पर लागू होता है। हम भी, हमारे अंदर भी कहीं ना कोई भूख है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो जब ये जो हम करने जा रहे हैं, उससे हमारी जो अतृप्त इच्छा है, वो पूरी होगी कि नहीं, ये आपको अपने अंदर ये विचार करना है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जबकि ऐसे कई वैज्ञानिक हुए थे, गणितज्ञ हुए थे, जो अपने सवाल को हल नहीं कर पा रहे थे, वो रात को देर तक बैठे हुए थे और अंत में थक के सो गए, और उनको उस गणित का हल या उस सवाल का हल उनको नींद में मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि उनके अंदर वो संदेह, उन्होंने कहा कि ये संदेह मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, करते करते वो सो गए, और उनको, उनका दिमाग चलता रहा और करता रहा, और उन्होंने इसको हल किया। तो आपके अंदर जब भी कभी संदेह हो, तो ये मेरा अनुरोध है कि गांधी जी का आप ये तावीज याद करें। कोई तो कारण है कि एनसीईआरटी की किताबों पे इसको पहले नंबर पे डाला गया है, ताकि हमें जिंदगी में कभी भी अपने ऊपर संदेह हो, डाउट हो, तो हम गांधी जी की तरफ वापस एक बार मुड़ के चले जाएं, राइट। तो ये कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। और लाल बहादुर पिछली बार कह रहे थे कि जो है अंग्रेजी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं उसकी बात को सपोर्ट करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ कि देखिए, अंग्रेजी को हुआ मत बनाइए। अभी से इस डाउट में मत पड़ जाइए कि हमें अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम परीक्षा कैसे पास करेंगे। मैं भी हिंदी मीडियम से आई थी, मैं भी आपके सामने हूँ। मैं अंग्रेजी में
बोल सकती हूँ, अंग्रेजी में लिख सकती हूँ, मैं अपनी थीसिस अंग्रेजी में लिख रही हूँ। तो अपने ऊपर डाउट मत लाइए, अंग्रेजी पढ़िए, हाफ एन आवर उसको दीजिए, आप अखबार पढ़िए। आपको अगर कहीं कठिनाई हो रही है, हमारे समय में तो हम डिक्शनरी खोलते थे, आपके पास गूगल है, आपको तुरंत वहां पे उसका मीनिंग मिलता है, अर्थ मिलता है। और बोलने के लिए फॉर स्पोकन इंग्लिश आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज चैनल, डिस्कवरी चैनल, कोई भी जो भी आपको लगता है उसको फॉलो करिए और वहां देखिए कि उसको वो लोग उस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। आज आपके पास ये फैसिलिटी है कि अंग्रेजी हर जगह हमारे चारों तरफ। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो अंग्रेजी नहीं थी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमने अपनी अंग्रेजी क्रिकेट की कमेंट्री से सीखी। जो क्रिकेट के कमेंटेटर क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे होते थे और हमें क्रिकेट का शौक था, तो हम इंग्लिश के बाद हिंदी में शिफ्ट होता था। जब वो कमेंट्री शिफ्ट होती थी तो हम उसको भी सुनते थे। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पे जो न्यूज होते थे इंग्लिश के, वो हम सुनते थे और देखते थे कि वो कैसे उसको बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट कैसा है, वो आर्टिकल को कहाँ यूज कर रहे हैं। तो वो आप ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन में इसलिए कह रही हूँ कि वो वहाँ पे बहुत स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होता है। आप देखेंगे हिंदी भाषा भी जो वहाँ प्रयोग की जाती है वो काफी स्टैंडर्डाइज्ड होती है, और इंग्लिश में तो आप हाफ एन आवर इंग्लिश को दो, लेकिन जरूर दो। इससे हम अब भाग नहीं सकते। कोई आपको कुछ भी कहे कि मातृभाषा, मातृभाषा हमारे लिए गौरव का विषय है। मैंने हिंदी साहित्य में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था, लेकिन उसके बाद भी मैंने इंग्लिश को छोड़ा नहीं। इंग्लिश जो है वो हमारे सक्सेस की कुंजी है, इसीलिए आप इंग्लिश को जरूर और जरूर लें। और इसके बाद कुशवाहा जी, मैं चाहूंगी कि बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बेहतर होगा कि मैं उनके सवालों की जवाब। जी जी, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, डिफरेंट एरिया से हैं। मैं चाहूंगा जिन बच्चों को भी कुछ पूछना हो वो भी अपनी बातें पूछें, और उसके बाद कंसोलिडेटेड दीदी उसको अपना सोल्यूशन बताएंगी। पूछे किसी बच्चों को, क्योंकि पूछने से अपने अंदर की कैपेसिटी डेवलप होती है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मालूम होगा कि क्या और कैसे पूछना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, घर की बात है। आप मैंने गलत बोला क्वेश्चन है, भी मैंने आप बोला है गलत क्वेश्चन भी क्यूरियोसिटी जी, जरूरी है। गलत क्वेश्चन भी पूछोगे तो सही किया जाएगा। तो आप सारे बच्चों को रिक्वेस्ट है, आप पूछने के लिए फ्री हो। लेट यू आस्क एनी क्वेश्चन। आइए, आगे आइए, जो आगे आएगा सिकंदर है। यस जी, आशीष है, दिग्विजय है, क्षितिज, मधु, एनीवन, कोई भी बच्चा, राहुल। बिल्कुल पूछिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। राजकमल, श्वेता, राजकमल, दिग्विजय। किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है, माइक अनम्यूट करें और बोले। जी मैम, मेरा वन क्वेश्चन है। जी प्लीज बताएं। मैं आर्यन मौर्य, अभी प्रयागराज प्रियदर्शी छात्रावास में फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैम, ऑप्शनल का कैसे चूज करें कि ऑप्शनल क्या बेटर रहेगा, क्योंकि अभी फाउंडेशन में है। अच्छा, ऑप्शनल के बारे में कुछ बता दीजिए। ऑप्शनल आप अगले साल लिखना चाहते हैं एग्जाम? जी मैम। अच्छा, 23 में तो आपका सब्जेक्ट अभी क्या है? हिंदी लिटरेचर मैम, अभी लेने का सोच रहे हैं। नहीं, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब अभी आप पढ़ाई किस चीज में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन किसमें ग्रेजुएशन किया? फाइनल हो गया मैम, मैंने बीएससी बायो से किया है। अच्छा, बायो से किया, मगर आप हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हैं। जी देखिए, मैम। ऑप्शनल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको थरो पढ़ना है, जो भी सिलेबस आपको दे रहा है, ट्राई टू एक्सीड दैट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसा ऑप्शनल लेंगे जिसमें आपको रुचि ना हो, तो फिर आपके लिए वो ऑप्शनल मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप क्योंकि कह रहे हैं कि आपने बायो से किया है और आप हिंदी में शिफ्ट होना चाहते हैं,
तो आपको हिंदी लिटरेचर का शौक है? पहले तो आप ये बताइए। जी मैम, बताएं? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल मेक द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, राइट? तो आप, कोई बात नहीं है, अगर आपने आज सोच लिया है कि मुझे हिंदी में ही करना है तो देर नहीं हो गई है। आप आज ही, आप जैसे कि मैं शुरू में कह रही थी, संकल्प कीजिए। आप जो है हिंदी लिटरेचर में आपको कई उपन्यास, किताबें और कई चीजें पढ़नी होंगी और आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। और मेरा ये कहना है कि चूंकि आप अगले साल एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आपका ये सारा ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो इस साल दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, राइट? जब तक जी खत्म नहीं होगा तो फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे और मान लो अगर आप प्रीलिम्स में पास हो गए तो आपके पास ऑप्शनल पढ़ने को टाइम नहीं है। तो स्टार्ट टुडे इटसेल्फ, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और बाकी अगर हिंदी लिटरेचर में अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ, मैं आपकी कुछ मदद करा सकती हूँ, तो मेरा नंबर अवेलेबल है खुशबा जी के पास। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। और मैं यही कहूंगी कि ओके। आप ऑप्शनल तभी लें जब वो आपको पसंद है। हिंदी भाषा आप धारा प्रवाह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जी मैम, बोल जीएस का भी सकते हैं। हिंदी मीडियम से। जी मैम। आप मतलब हिंदी मीडियम में ही तैयारी कर रहे हैं? जी जी मैम। अच्छा, तब तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट आप ये समझ लीजिए कि जब आप हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे होंगे एज एन ऑप्शनल, तो आपको उसमें हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट आता है, क्योंकि हर भाषा का जब इतिहास होगा तो इतिहास जो है वो समाज से कट के नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपकी जो जहाँ से हिंदी का हम उद्भव देखते हैं, प्राकृत से या पाली से, जहाँ से, या संस्कृत से, उसके बाद की जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद में हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, राइट? जी मैम, थैंक यू। ओके, आप कोई और बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ? कोई और बच्चे, किसी को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मधु कुशवाहा मैम। मेरा जैसे मैं बीए ग्रेजुएशन में बीए किया है और मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो पहले से मैंने सोचा था कि हिंदी लेंगे, लेकिन अभी जब ज्योग्राफी पढ़ा, इंटरेस्ट आया तो ज्योग्राफी लेना चाहते। तो और आगे मतलब मैम कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, जैसे अगर मेरा आपका जो, आप अभी नेक्स्ट ईयर लिखना चाहती हैं? जी मैम, 2023 में। ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि ये अगले दिसंबर तक आप इसका पूरा जो कंटेंट है उसकी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, आप उसको देखिए, आपको 2 बार तो पूरा ही का पूरा आपको पढ़ना है। 2 टाइम्स जी यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर दिसंबर, ठीक है? जब आप जी 2 बार उस पूरे सिलेबस को रन करेंगे, उसके बाद जाके आपको, जब आप अगर मेंस लिख रहे होंगे तो आपको रिकॉल होंगी चीजें कि आपको कहाँ से क्या लेना है, किस तरह से लेना है। और प्रैक्टिस जो है, जो आंसर लिखने की प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड लिमिट दिया रहता है कि आपको वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है। यस मैम। आप ये कोशिश कीजिए कि जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या वो उसी पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के अंदर आ पा रही है कि नहीं। अगर उसी वर्ड लिमिट के अंदर आप लिख पा रहे हैं, देन यू आर डन, राइट? फिर तो आप यस मैम। पास हो गए। तो ये कोशिश करिए कि आप सिलेबस को इस तरह से दिसंबर तक करें कि आपका कंटेंट भी आपको पता हो और कितने वर्ड लिमिट में हमको लिखना है। क्योंकि देखिए, सिविल सर्विस में जो मेन चीज देखी जाती है, वहां आपको जब आप रिटर्न दे रहे होते हो तो आपकी शक्ल पता नहीं है जांचने वाले को। उसको सिर्फ यस मैम। इतना पता है कि वो 200 वर्ड लिमिट में आपने कितनी इंफॉर्मेशन कंसाइज वे में उसको बताई। तो लिखना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज मैं कभी फिर इसको डिस्कस करूंगी, आज टाइम नहीं है, कि आप देखोगे क्वेश्चन के साथ लिखा रहता है एक्सप्लेन, उसके बाद यस लिखा मैम। रहता है क्रिटिकली डिस्कस। तो आप, इसका मतलब क्या होता है, हर वर्ड जो लिखा रहता है उसका एक रीजन होता है। तो आप समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आपसे कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, मीन्स वो चाहता है कि आप इस फैक्ट के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें बताएं। तो ये चीजें जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते समय ध्यान में रखेंगी तो आपको
और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। और दैट अप्लाइज टू जनरल स्टडीज ऑल्सो। मैं यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी या ऑप्शनल की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप जनरल स्टडीज का भी एग्जाम दे रहे होंगे, वहां भी यही होता है, वर्ड लिमिट होता है, इल्यूसिडेट, कमेंट, गिव योर कमेंट्स, डिस्क्राइब, कई चीजें होंगी, अलग अलग तरह के वर्ड होते हैं। तो बी केयरफुल कि वो वर्ड क्या चाहता है आपसे, राइट? कोई और? यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी चलिए गुड मॉर्निंग मैम। बताएं प्लीज। जी मैं सफगान अंसारी बोल रहा हूँ जी मैम। मैं पूछना चाहता हूँ, जी जैसे मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, अभी मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, जिसमें मेरा इंग्लिश है और इतिहास है, फिर राजनीतिक विज्ञान है जी जी। इसमें थोड़ा मेरा मार्क्स कम आ गया, 74.6% ही आ पाया। ठीक है। तो जैसे मैं सब्जेक्ट अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज हो सकता है? नहीं, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। जी जी तो ग्रेजुएशन में तो यूनिवर्सिटी बताएगी कि वो आप कर पाओगे कि नहीं। जी मैम। मैं डीडी मतलब दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन हाँ, कर रहा हूँ। ये नहीं तो तो ग्रे यहाँ मैं बताऊंगा, ग्रेजुएशन आपने जी जी अटेम्प्ट गुड कर लिया मॉर्निंग तो सर। ग्रेजुएशन वहीं से करो, उसमें चेंज होने जी का चांस नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करके नंबर को सुधारो, है ना। जी जी उसमें सर। हाँ, जब ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज या यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो बढ़िया है। किसी में नंबर कम पाए तो उसको छोड़ देंगे, किसी में नंबर अधिक पा गए तो उसमें ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। आप उस जी पर जी मेहनत करो, कुछ कमियां रही होगी उसको सुधारना है ना। जी जी जैसे और सर उस पर मेहनत करना। हाँ, आप जैसे उसके लिए हमसे मतलब अलग से बात कर लेना, है ना। जी सर। यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी, आप हमको अलग से फोन कर लो। इसमें केवल स्पेसिफिक पीसीएस और आईएएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो। जी सर। तो सर यूपीएससी के लिए सर हमें इसी समय से तैयारी करना चाहिए? हाँ, वही वही गाइडेंस चल रही है, आप उसी में सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। जी जी सर। यूपीएससी के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा सर? देखिए, हेलो। यूपीएससी का एग्जाम ऐसा, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मैम, हाँ जी बोलिए बोलिए। मैम। सिविल सर्विस के लिए जो इम्पोर्टेंट, मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि देखिए कई चरणों में परीक्षा हो रही है, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, जनरल स्टडीज की परीक्षा होती है, सीसेट की होती है। तो जी उसमें कोई जी इंसान आपको नहीं बता सकता कि ये इसका क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। जी उसका जी काफी वास्ट सिलेबस है, कई तरह के जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। उसको जी आप पढ़ सकते हैं, उसको तैयारी, जैसे भारत का संविधान है, भारत का इतिहास है, भारत में जैसे कि जनरल स्टडीज के लिए जो मैं कह रही हूँ आपको, कि जैसे आप भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भारत का संविधान आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है कि करंट अफेयर्स कैसा चल रहा है, इसके लिए मैं आप जी लोगों को रेकमेंड करूंगी कि कम से कम एक न्यूज़पेपर, कम से कम, जी ज्यादा से ज्यादा मैं 2 या 3 रेकमेंड करती हूँ, और उसको जी आप जरूर पढ़ें। और मैं मतलब मेरा कोई मैं कुछ अगेंस्ट नहीं है मेरा हिंदी अखबारों के, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो दिल्ली से प्रकाशित होती हैं जो पत्रिकाएं, आप उनको आप पढ़ें। जो वहाँ पे वर्नाकुलर जो अखबार हैं वो लोकल न्यूज देंगे आपको। और जी जी अखबार में जो संपादकीय आते हैं, राइट, आपने देखा होगा कि जितने भी अखबार होते हैं उसमें एक संपादकीय का पन्ना होता है। उस संपादकीय के पन्ने में सिर्फ संपादकीय नहीं लिखा होता है, एक दो और आर्टिकल या लेख भी उसमें छपते हैं। तो आप उसमें ध्यान दें कि वो किस चीज पे संपादकीय लिखे जाते हैं। भाई। तो संपादकीय जनरली जो है करंट अफेयर, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है, जी ज्ञान के जी बारे में, मैम। विज्ञान के बारे में, वहां पे वो संपादकीय लिखी होती है। तो जी आप कोशिश करें कि उस संपादकीय को पढ़ें। तो संपादकीय पढ़ने से आपका क्या फायदा होने वाला है कि ना सिर्फ जी करेंटली हमारे देश विदेश में क्या घट रहा है, बल्कि उसके बारे में हमें क्या सोच हमारी होनी चाहिए, उसमें भी वो हमारी मदद। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जी अखबार जरूर पढ़ें, एक जो कोई पत्रिका आप जरूर पढ़ें। जी जी
अगर अंग्रेजी पढ़ने में आपको तकलीफ है, दिक्कत है, तो आप अभी से शुरू करें। आप तो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में है, तो आप शुरू कर सकते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकती हूँ कि शुरू में बहुत दिक्कत होंगी। शायद एक पेज में आपको 20 वर्ड समझना है, 100 वर्ड समझना है, लेकिन अगले दिन खोलेंगे तो आपको वर्ड कम होते चले जाएंगे। जी हिंदी में जो जी लिखा जा रहा है जी उससे ज्यादा जो है आपको जो क्वालिटी है वो अंग्रेजी की बेटर है। तो भाग्यपूर्ण है ये, मगर ये सच है। तो आपको मतलब ये कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। जी और कोई आगे। बच्चे, किसी और को कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैम अभी जस्ट बताइए कि कोई भी क्वेश्चन में लास्ट में जो शब्द होता है क्रिटिकल, जस्टिफाइज या कमेंट, थोड़ा इसके बारे में मैम थोड़ा और अच्छे से बताएं थोड़ा कि कैसे लिखे, क्या लिखे उसमें सब। हाँ, तो मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब लिखा होता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन का आलोचनात्मक टिप्पणी जिसको आप कहते हैं, तो उसमें तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इनके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों आप बताएं। उसके बाद अगर आपका कोई मंतव्य है तो वो भी आप लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे, अगर ओपन एंडेड भी छोड़ते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अगर आपका खुद का अपना कुछ ओपिनियन है, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी कि जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रही है, ठीक है, आपको उसमें क्वेश्चन आता है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए वॉर इज जस्टिफाइड बाय रशिया, राइट? रशिया ने वार शुरू करके कोई अच्छा काम किया है नहीं, ठीक है, आपको आलोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है, तो आपको उसमें ये भी लिखना है कि रशिया ने वार किया वो सही किया कि नहीं, यूक्रेन जो ने प्रत्युत्तर दिया वो सही है कि नहीं, और आप क्या सोचते हो, ठीक है, ये हमें कहाँ ले जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको संपादकीय में मिलता है। जब आप संपादकीय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश क्या सोचता है। जनरली क्या होता है कि मैं आपको एक और कुंजी बताती हूँ यहाँ पे। हमारे जितने मीडिया जो अखबार, और मैं प्रिंट पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी, आप चैनल वैनल देखना बंद कर दीजिए, वो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है और आपका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। आप प्रिंट मीडिया को पढ़िए, आप अखबार को पढ़िए। तो क्या होता है कि जनरली हमारी सरकार है वो एक पोजीशन लेती है, ठीक है, जैसे यूक्रेन और रशिया का वार है, उसमें हमारे सरकार ने क्या पोजीशन लिया, वी आर विद नोबडी। हम रशिया को कंडेम करते हैं कि रशिया के जो है अटैक करने से वहां पे जान माल की क्षति होती है, उसमें हम उसको कंडेम करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं करते। तो आप क्या देखोगे कि जो सारे अखबार में संपादकीय लिखे जाएंगे वो लगभग उसी ढर्रे पे हो, और उसी ढर्रे पे आप जब संपादकीय को पढ़ोगे तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए आसान है, राइट? तो आप मैं ये एक मैंने क्रिटिकली अब आएगा कि आप इसका वर्णन करें, ठीक है। अब मैं आपको जैसे आपको अगर मैं एक प्रश्न देती हूँ कि भाई राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, इसको वर्णन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, राष्ट्रपति के जितने अधिकार है उनको लिख लीजिए। ये वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, एज इट इज जो आपने पढ़ा है उसको आपने लिख दिया, डिस्क्राइब करना, राइट? कोई सेंटेंस आ जाता है, उसको देते हैं एल्यूसिडेट। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, ठीक है। जैसे आ गया कि भाई जो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अब आप इसको लिखिए, तो उसके अंदर जो फिलॉसफी है उसके बारे में आपको कमेंट करना है, राइट? तो ये इस तरह से मैं नहीं होगा तो कभी मैं इसको, अभी आप लोग तैयारी कीजिए, मैं इसके बारे में एक अलग से सेशन ले लूंगी कि उसका आंसर, किस चीज का आंसर आपको किस तरह से देना है, राइट? आगे कोई? थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन किसी से? हेलो, कोई? नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम सुजीत मौर्य है और मेरा क्वेश्चन ऑप्शनल से रिलेटेड है। जैसे कि मैं जब पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों पढ़ता हूँ और उसमें मेरा दोनों में एकदम सेम इंटरेस्ट है, लेकिन कंफ्यूज जब पॉलिटी पढ़ता हूँ तो जी करता है कि
पॉलिटी ऑप्शनल ले लूं, और जब जियोग्राफी पढ़ता हूं तो मन करता है जियोग्राफी ले लूं ऑप्शनल। इसमें डाउट काफी ज्यादा है, और मैं बीए सेकेंड थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, इस बार थर्ड ईयर में गया हूँ। जी, तो आपके पास वक्त कम है, तो आप पहले तो गांधी जी का ताबीज लीजिए, आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद सोचिए कि आप कहाँ तक किस सब्जेक्ट को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्शनल लेने का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ही क्राइटेरिया है कि वो सब्जेक्ट आपको कितना पसंद है और किस हद तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी, देखिए कई बार लोग थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, जैसे ज्योग्राफी, आपने कहा ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब पॉलिटी क्या है, अगर आप पॉलिटी लेते हैं तो आपको जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन आंसर करने में आपको सुविधा होती है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना ही है, ठीक है, जनरल स्टडीज के लिए। ज्योग्राफी करेंगे तो ज्योग्राफी के भी आंसर्स आप कर सकते हैं, मगर वो क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के कम होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो ट्रेंड हमने देखा है सिविल सर्विस का पिछले कुछ सालों में, तो ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो जो कोई ज्योग्राफी के बारे में ऑप्शनल आपको गाइड करेंगे, वो मैं कोशिश करूंगी कि उनको मैं अपने जहाँ भी मैं कोचिंग से रिलेटेड मैं हूँ, वहां से जो भी स्टडी मटेरियल या जो बुक्स रेफर करने वाले हैं वो मैं लेके आपको अगर दे सकूं तो मैं दे दूंगी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट आप बैठ जाइए, 10 मिनट रिफ्लेक्ट कीजिए और आप ये सोचिए कि आंसर अगर मुझे करना है, आंसर अगर मुझे 10 आंसर पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाए, तो मैं पॉलिटी में ज्यादा कंफर्टेबली आंसर कर सकता हूँ या ज्योग्राफी में। आपका जो उत्तर आपका मन देता है उसी सब्जेक्ट को लीजिए। जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन किन्हीं लोगों का? कोई भी पूछ सकता है। और जिन लोगों को कोई चीज की स्पेशल जरूरत हो तो हमारे पास और भी बहुत सारे फैकल्टी लोग हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्योग्राफी फिजिक्स में किया भी है, तो आप लोग बताओगे तो उन लोगों को भी हम लोग लाएंगे और एकेडमिक कोचिंग से भी लाया जाएगा। तो बच्चे लोगों को किसी चीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी बोल सकते हैं। अभी और किसी का क्वेश्चन हो तो वो करे दीदी से। एनीवन? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग किस तरह, क्या मैं इस समय नोट्स बना रहा हूँ तो किस तरह उसको आंसर राइटिंग में किस तरह लिखूं, क्या लिखूं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। आंसर राइटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखिएगा, जब आप पिछले सालों के, एक तो आपके पास पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए, वो आप अपने पास जरूर रखें। उसके बाद आप ये देखिए, उसको बैठ जाइए, किसी एक दिन आप बैठ जाइए और बोलिए कि भाई मैं ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, आज मैं पॉलिटिकल एनालाइज करने वाला हूँ, आज मैं हिस्ट्री का, आज मैं साइंस का। तो उसको लेके बैठ जाइए और देखिए कि किस सेक्शन में कितने के आपके 200 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, कितने 50 वर्ड्स के पूछे जा रहे हैं, कितने आपके 100 वर्ड्स में लिखने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। तो आप जब नोट बनाए तो आप पूरा ही बनाए, मेरा ये कहना है। नोट बनाने में कोई कोताही मत बरतिए, आपको जो नोट बनाने के लिए कहा जाए, बट एट द सेम टाइम नोट बनाने में बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि नोट आप बनाते रह जाएंगे, लिखना छूट जाएगा। तो आप जो आपके पास सब्जेक्ट मटेरियल है उसी को आप 2 बार पढ़िए। नोट आपका जो मेन पॉइंट है आप उसको लिखिए अपनी नोटबुक में। नोट पे बनाने पे वर्बेटिम लाइन बाय लाइन ऐसे मत कीजिए। आप नोट जो आपके पास कंटेंट है, सपोज इंडियन इकोनॉमी का आपने रखा है या पॉलिटी का रखा है, उसको सामने रखिए, उसको पढ़िए, मार्जिन में आप उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए या उसके नोट्स बनाइए, और फिर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पे जाइए और देखिए कि उतने वर्ड में आप उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट एक्सेस करेंगे वो आपका मार्क्स वहीं पे सीधे काट देते हैं। कि इस ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि वो आपको लाइन फॉलो करनी होती है, रूल फॉलो करना होता है, इधर उधर नहीं होना है। तो जैसे ही आप इधर उधर होते हैं तो उनको लगता है कि ये इस बंदे का अप्रोच कैजुअल है, ये आदमी अपने रूल को ठीक से फॉलो नहीं करेगा, तो एक नेगेटिव इमेज आपकी वहां पे बन जाती है। तो आपसे जितना कहा जा रहा है उतने ही वर्ड्स को स्टिक करने की कोशिश कीजिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको खुद लिखने की कोशिश करेंगे।
मेरा ये है कि नोट जो है आप नोट बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो मटेरियल है उसको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको लिखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास कम वक्त है तो आप बोल के दीजिए ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त वहां लिख रहे हो। आप बोलिए, देखिए कि मेरा 5 मिनट में ये आंसर में कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर ये मेरा फैक्ट इसमें नहीं आ पा रहा है तो मैं इसको किस तरह से उस 50 वर्ड के अंदर ले जा सकता हूँ, ठीक है। बट ये केयरफुल रहिए कि आपको उस वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना। 5 से 10 वर्ड इधर उधर हो सकता है, बट ज्यादा मत लिखिए, दिस विल गो अगेंस्ट यू। आप तो बोलोगे कि हमने बड़ी तैयारी की और हमने 100 पेज भर दिए सिविल सर्विस के, लेकिन पास ही नहीं हुए। तो पास नहीं होने का एक रीजन ये होता है कि दैट इज कंसिडर्ड नेगेटिवली, कि आपको जो प्रश्न में कहा गया था, जो डायरेक्शन दिए गए थे, यू हैव नॉट फॉलोड दोस डायरेक्शंस, राइट। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये सवाल है, मैं फर्स्ट ईयर सीएससी कर रहा हूँ, तो फिर मेरा सीएससी कोर्स है, तो फिर उसके हिसाब से मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करूँ जो मुझे यूपीएससी में सहायता हो जाए। सीएससी का है, सीएससी में मींस कंप्यूटर साइंस यू आर डूइंग, राइट? यस मैम। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस के तो डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटीज? मैम ह्यूमैनिटी में नहीं है मैम, ज्योग्राफी में आता है, केमिस्ट्री में आता है। तो आपको अगर लग रहा है कि ज्योग्राफी वही है कि आपको इंटरेस्ट है, तो आप अभी से ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप वहां पे आप नहीं होते हो, इंटरव्यू में आप बोलोगे, लेकिन जब मेंस का एग्जाम दे रहे होते हो तो आपकी कॉपी होती है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप करें, वो बेहतर है, ठीक है। तो आप यू कैन टेक ज्योग्राफी इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। केमिस्ट्री ऑल्सो यू कैन टेक, कई लोग लेते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता नहीं कि ज्योग्राफी का पास परसेंटेज क्या होता है, बट मैं पता कर दूंगी आपके लिए कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल इज गुड और नॉट। तो ये मैं आपके लिए पता करके मैं आपको बता सकती हूँ। और मैम जीएस पे मैम फोकस अभी से डालना चाहिए या फिर बाद में? बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। आपको अखबार अभी से पढ़ना चाहिए, आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी अभी से होनी चाहिए। और उसके बारे में जैसे कि मैंने कहा कि अखबार आप पढ़ रहे होंगे तो एडिटोरियल जरूर पढ़ें, संपादकीय जरूर पढ़ें। इट विल हेल्प यू, जो आपका ओपिनियन है उसको मोल्ड करने में वो आपकी मदद करता है। क्योंकि जनरली जैसा कि मैंने कहा कि ये संपादकीय हमारा देश जो एक डिसीजन लेता है उसी लाइन पे जनरली होते हैं, और सिविल सर्वेंट को वही लाइन लेनी है जो सरकार ले रही है। तो हमें सरकार के साथ ही जाना है, ठीक है। तो उसी लाइन को हम लेते हैं जो सरकार लेती है, और जो संपादकीय ले रहा है तो वो उसमें आपकी मदद करता है। आप बिल्कुल, मेरी राय होगी कि आप अभी से शुरू करें तो बेहतर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दीदी अब तो टाइम हम लोग का लगभग खत्म हो गया, 1 मिनट करीब बाकी है। ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद हम लोग का क्लोज हो जाएगा। तो आपको आज क्लास लेने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वी आर वेरी हैप्पी कि आप इनिशिएटिव लेके लिया है आपने। और मैं चाहूंगा कि बच्चों को जब अगला, अब आपके पास जब भी समय हो, इनको एक स्पेसिफिक फिर क्लास देने के लिए आपको आना होगा। और बच्चे लोगों को जब भी जरूरत हो आप हमेशा उपलब्ध रहें, ये हमारी एक इच्छा रहेगी। जी, मैं जीएस में सोसाइटी ऑफ इंडिया कराती हूँ। जो सोसाइटी ऑफ इंडिया का चैप्टर है जीएस का, वो मैं कराती हूँ। तो अगर कभी आपको जरूरत लगे कि इसके बारे में बच्चों को कुछ बताना है तो मैं जरूर बताऊंगी। और दूसरे मैं इंटरव्यू के लिए लेती हूँ बच्चों को, तो उसमें भी तो अगर किसी को बच्चे लोगों को ये जानना है, बच्चे लोगों को जानना है कि 95 में करने के बाद दीदी आज भी रिसर्च कर रही हैं, आज भी हायर स्टडी में है और लगातार पढ़ने में लगी हैं। तो अगर ऐसे ही आप इनसे थोड़ा सा इंस्पायर होगे तो कर सकते हो। इंस्पिरेशन पे इसीलिए इन्होंने कहा कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी बर्निंग होगी तो आप आगे निकल सकते